हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रकरण प्रश्न संग्रह 4 का आखिरी प्रश्न देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8। पहले क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छे से रीड करते हैं। आप लोग को भी पेंसिल उठाकर किताब में बोल बोल कर ये प्रश्न को पढ़ना है और समझना है और पहचानना है कि ये रचना का कौन सा प्रकार है। जैसे यहाँ पढ़ा जा रहा है, त्रिभुज पी वाई क्यू में पी वाई बराबर 6.3 सेंटीमीटर, वाई क्यू 7.2 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5.8 सेमी और आगे दिया है त्रिभुज पी वाई क्यू। ये मैंने क्वेश्चन में यहाँ अंडरलाइन क्यों किया है, क्योंकि किताब में यहाँ त्रिभुज पी वाई क्यू की जगह पर त्रिभुज पी क्यू आर दिया गया है, जहाँ पे करेक्शन नहीं हुआ है। अगर पी क्यू आर लिखा है तो उसे पी वाई क्यू बना लो। सवाल में यहाँ थोड़ी सी गलती थी तो उसको सुधार लेना है और नए प्रिंट वाले किताब में वो सुधार कर ही आया होगा। तो त्रिभुज पी वाई क्यू के समरूप त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना करना है। या मैंने सांकेतिक भाषा में लिखा है, किताब में शाब्दिक दिया है कि त्रिभुज पी वाई क्यू के समरूप त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना करना है, जहाँ इस प्रकार करो कि वाई जेड बटे वाई क्यू बराबर 6/5 हो। तो रचना इसे समझ रहा है, हमें समरूप त्रिभुज की रचना करना है। साथ में इन दो त्रिभुजों में एक जो शीर्ष बिंदु है वाई वाई वो सामान्य है, तो इस सामान्य शीर्ष बिंदु के समरूप त्रिभुज की रचना करना, यह पद्धति हमें अपनाना है। इस पद्धति में हमें ज़्यादा कुछ छल नहीं करना है, एक परफेक्ट साफ सुथरा रफ आकृति बनाना है और उचित माप और उचित साधन साहित्य का उपयोग करके उसी का फेयर डायग्राम बनाना है। दोनों बनाने पर ये पूरा सवाल हमारा 4 नंबर का होता है। इसलिए ये हम इस पार्ट का आखिरी सवाल कर रहे हैं। मैं समझा रही हूँ तो ध्यान से आप लोगों को समझना है। अगर कुछ कहीं नहीं समझा है तो उसको वीडियो को बार बार चला कर देखिए और समझिए, क्योंकि बहुतों का रेखाएं जो हैं वो समांतर नहीं आ रही हैं। तो कहाँ गलती हो रही है वो मैं बता रही हूँ, आप लोगों को अपनी गलती सुधारना है। तो सबसे पहले हमें कौन सा त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज पी वाई क्यू दिया है और पी वाई क्यू के यहाँ सारे तीनों भुजा दिए गए हैं। तो तीनों भुजा रफ में बनाते समय अंदाज से माप लेना है, कोई स्केल से नापना नहीं है। उसका अंदाज से 7.2 बड़ी, मतलब हमें कौन सी भुजा हमारी आधार बनकर आएगी पी वाई क्यू में। हम जो अनुपात दिया है वाई जेड बटे वाई क्यू बराबर 6/5, उसमें जो वाई क्यू है हमारे मूल त्रिभुज का है। अधिकतर हमारा मूल त्रिभुज का नाम ना ऊपर लिखा होता था, तो इस सवाल में यही थोड़ा सा ट्विस्ट है। सब सोचेंगे कि वाई जेड हम पहले बना देते हैं, अधिकतर सवालों में हमने ऊपर वाली भुजा को पहले बनाया है, लेकिन अधिकतर सवाल में ऊपर वाली भुजा का ही त्रिभुज का मान दिया रहता था। लेकिन अभी यहाँ क्या किया है, ऊपर वाली त्रिभुज हमारी अज्ञात है, उसका कोई माप नहीं दिया है और नीचे वाले जो भुजा का त्रिभुज है उसके सारे माप दिए हैं। तो बच्चे अगर वाई जेड बनाते हैं यहाँ पर तो त्रिभुज बन नहीं पाएगा और यही आकृति गलत हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा यहाँ सोचना है, यही इस सवाल का ट्विस्ट है। इस ट्विस्ट पे ही ये सवाल हमारा हॉट क्वेश्चन बन जाता है और क्वेश्चन 4 या 5 में ये सवाल पूछा जाता है। इसलिए आप लोगों को इस सोचने पे मजबूर करने के लिए 2 अलग अलग प्रकार के सवाल प्रकरण में हॉट के रूप में डाला गया है। तो बनाते समय जब भी बनाना हो सोचो, पहले सोचो, गलती मत करो, क्योंकि बहुतों को ये पद्धति आती है लेकिन बिना सोचे बनाने से वो नंबर 0 हो जाता है, गलत हो जाता है वो रचना। तो यहाँ पर हमें कौन सी भुजा बनानी है, वाई क्यू। ये देखो वाई क्यू दिया है, वाई क्यू क्यों ले रही, क्योंकि वाई सामान्य शीर्ष बिंदु है, तो वाई यहाँ भी है यहाँ भी है, तो वाई क्यू ही मुझे आधार मानना होगा। तो वाई क्यू में 7.2 अंदाज से यहाँ पर अंदाज से लूँगी, उधर नाप के लेना है। तो अंदाज से स्केल से वाई क्यू बड़ी भुजा ले लो और 2 भुजाओं का चाप लगाना है, तो पेंसिल से इस तरह से चाप काट दो और यहाँ पे जो कटेगा वहाँ पे बिंदु P नाम दो, क्योंकि वाई क्यू और पी वाई क्यू में वाई क्यू नीचे आ चुका है तो बचा P बिंदु पर लिख दिया। मिला दो इसको पी वाई को पी क्यू को, तो हमारा ये त्रिभुज तैयार हो गया। त्रिभुज तैयार होने के बाद यहाँ की किरण बढ़ा दो। क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वाई क्यू के हिस्से में 5 भाग है और वाई जेड के इसमें 6 भाग है। वाई क्यू हमारा दिया हुआ त्रिभुज है जो कि छोटा है,
क्योंकि उसको 5 भाग मिले हैं, बड़ी संख्या 6 है और 6 हमें नए त्रिभुज के लिए जा रहा है। तो YZ वाला त्रिभुज, YZ भुजा वाली जो त्रिभुज होगी वो बड़ी बनेगी। तो इसलिए हमें अपने ये जो दिए गए भुजाएं हैं उसको बढ़ाना होगा। तो यहाँ भी बढ़ा लिया, इसको भी बढ़ा लिया। उसके बाद न्यून कोण का एक किरण खींचो और उस पर बड़ी संख्या 6 के चाप, सर्वांग सम चाप लगाओ। 1 2 3 4 5 6 और नाम लिखो। उसके बाद हमें YQ को कितने भाग देने हैं? 5 देने हैं। तो स्केल लेकर मिला दो। यहाँ पर Q और वाईफाई को हमने मिला दिया इस तरह से। और उसके बाद हमें जो 6 वाला भाग किसको देना है? इसके समांतर। यहाँ एक कोण बना, इस सर्वांग कोण की रचना करेंगे। रचना हम फेयर करेंगे, अब फेयर में करेंगे। अभी यहाँ सिर्फ हम यहाँ ऐसे मिला देते हैं। मिलाने पर समांतर रेखा खींचेंगे इसके, ये खींचने पर समांतर यहाँ जो टकराएगा उधर Z बिंदु मिलेगा और यहाँ पर हम चाप का मार्किंग हाथ से कर देंगे। उसके बाद यहाँ Z मिलते ही Z पर स्केल रखेंगे और परफेक्ट अपना स्केल ऐसे बिठाएंगे कि ये दोनों रेख समांतर दिखाई दे और इस तरह से इसको खींच दे। यहाँ से जो समांतर रेख जाएगी इस किरण को जहाँ टकराएगी वो बिंदु X है। तो इस तरह से हमारा ये कोण यहाँ सर्वांग और ये कोण यहाँ सर्वांग बन चुका है। तो 2 सर्वांग कोणों की रचना का विधि यहाँ बनाना है। रफ में हम ये इस तरह से मार्किंग करेंगे, फेयर में हम गोला प्रकार से बनाएंगे। तो ये पूरा मार्किंग के साथ और समांतर रेख के साथ हमारा रफ तैयार हो गया है। रफ जरूर बनाना, ये 1 मार्क्स के लिए है, बार बार बोल रही हूँ। रफ को फालतू मत समझना, छोटा मत बनाना, बड़ा क्लियर, सब नाम और सब माप होने चाहिए, चिन्ह होने चाहिए, समांतर दिखने चाहिए। तो अंदाज से तो हमारा ये 1 मार्क्स मिलेगा, नहीं तो ये भी कट हो जाएगा। अब हम फेयर बनाना शुरू करते हैं। तो फेयर में सबसे पहले YQ 7.2 सेंटीमीटर हमने खींच लिया है। उसके बाद इसमें Y पर हमें रफ देखते जाओ 6.3 का चाप लगाना है और Q पर रखकर 5.8 का चाप लगाना है। और मैंने यहाँ पर ये तीनों माप ले लिए हैं नाप के। ये मेरा 7.2 है और ये 6.3 है और ये मेरा क्या है 5.8। तो इससे क्या होगा ना, मुझे भी जल्दी जल्दी माप लेने में आसानी होगी, नहीं तो बार बार गोला प्रकार उठाओ माप लो। तो अब मुझे 2 चाप लगाना है। ये मेरा है 6.3 का चाप मुझे Y पर रख कर लगाना है। आप लोगों को ये स्केल से ही नाप के करना है, मैंने फिलहाल मेरी सुविधा के लिए किया है क्योंकि बार बार सामान उठाने में समय व्यर्थ जाता है। उसके बाद बिंदु Q पर रखकर मुझे कितना 5.8 का चाप लगाना है। तो Q पर रखकर 5.8 का चाप लगा दिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, स्केल उठाएंगे, पेंसिल उठाएंगे। सबसे पहले नाम लिख लेते हैं। ये जो नाम हमारा आया है बिंदु P आ गया है और P को हम मिलाएंगे PY के साथ और PQ के साथ मिला दिया। उसके बाद हमें माप सारे लिख देने हैं। तीनों माप दिए हैं तो तीनों माप दिखने चाहिए। और यह है 5.8 सेंटीमीटर। ये हमारा 1 मार्क्स का त्रिभुज फेयर में तैयार हो गया। 1 मार्क यहाँ पर, 1 मार्क यहाँ, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको मार्क्स मिलते जाएंगे। अगला जो मार्क्स आपको मिलेगा वो न्यून कोण का किरण खींचने पर। अंदाज से न्यून कोण ले लो, जरूरी नहीं चांदा ही रखना है। अंदाज से मेरा ये 40 अंश का दिख रहा है तो ये न्यून कोण का किरण मैं खींच दे रही हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगी, चूँकि मेरा आने वाला त्रिभुज जो है वो बड़ा बनने वाला है, मैं रफ में समझाई थी। तो क्या करो, पहले से ये हमारी YQ वाली भुजा बढ़ा दो और ये YP वाली भुजा भी बढ़ा दो। खंडित रेख से बढ़ाने का काम खंडित रेख से करो ताकि पता चले कि तुमने बढ़ाया है। तो ये मैंने बढ़ा दिया दोनों भुजा। उसके बाद गोला प्रकार उठाना है और चाप कितने लगाने हैं, कहाँ देखोगे अनुपात में जो बड़ी संख्या दी गई है
बड़ी संख्या जो दी गई है, कितना दिया गया है 6, तो 6 चाप लगाना है। तो पहला चाप ये लगा दे रही हूँ मैं, पहले पे रख कर दूसरा, अंदाज से ये दूरी ले लेना है आप लोगों को, और वो दूरी फिक्स कर देना, हिलाना नहीं है बार बार। 1 हो गया, 2 हो गया, और ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। 6 था तो 6 चाप हमने लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पर नाम लिखेंगे y1, y2, y3, y4, y5 और y6। उसके बाद स्केल उठा लेते हैं और देखते हैं कि YQ को कितना भाग है, 5 भाग है। तो YQ को 5 सर्वांग भाग का निशान लगा देते हैं, 5 से मिला देते हैं। तो ये मैंने मिला दिया, मिलाते ही यहाँ पर एक कोण तैयार हो जाएगा, ये है कोण, इस पर मैंने निशान लगा दिया। ये वाला निशान का कोण यहाँ बन जाता है, तो यहाँ पर एक समांतर रेख बन जाएगी जो जाके यहाँ टकराएगी, और यहाँ मुझे नया नाम मिलेगा। YQ के साथ कौन सी भुजा है, YZ, यहाँ Z बिंदु आएगा। तो ये हम रचना यहाँ पर स्केल से किए थे रफ में, डायरेक्ट यहाँ पर हम क्या करेंगे, गोला प्रकार से करेंगे। भूल से भी तुम लोग स्केल से नहीं, डायरेक्ट नहीं करना है, आप लोगों को गोला प्रकार से चाप लगाते हुए दिखाना है, क्योंकि यही तो फेयर डायग्राम है। तो यहाँ पर Y5 पर रखूंगी और उचित दूरी ले रही हूँ, आधे से कम दूरी का कोण का चाप Y5 रखकर ऐसे निशान लगाऊंगी। फिर Y6 पर रखकर निशान लगा दिया। फिर इसको मैंने नाप लिया, ये जो कोण के निशान ने जहाँ काटा है भुजा को निशान बना के काटते हुए फिर यहाँ मैं आ जाऊंगी इसको, और इसको भी काटते हुए दिखाऊंगी। तो ये मेरा एक बन गया है, चाप का निशान लग गया है। अब पट्टी लेकर और पेंसिल लेकर ये बिंदु और Y6 बिंदु मिलाऊंगी, ताकि इसकी समांतर रेख आए। अगर समांतर आता है तो आपकी डायग्राम सही है। तो इस तरह से हमारा ये समांतर रेख आ चुका है, ठीक परफेक्ट इसके समांतर आ गया है। इसका नाम यहाँ पे बिंदु Z दे देते हैं। इसके बाद पुनः हम क्या करेंगे, ये कोण और ये कोण सर्वांग कोण है, चांदी से नाप कर देख सकते हो। ये जो कोण यहाँ पर बना है बिंदु Z पर, ऐसा सर्वांग कोण बनाना है। गोला प्रकार की सहायता से पहले चाप का निशान लगाना है। मूलभूत रचना में हम सीखे थे कि सर्वांग कोण की रचना हम कैसे करते हैं। ये कोण मुझे दिया है और सर्वांग कोण यहाँ बनाना है, तो जो दिया है उस पर तुम उचित दूरी का चाप उस कोण के शीर्ष बिंदु पर रखकर लगाओगे। फिर बिंदु Z का इसके बाद इसको हम नाप लेंगे पूरा, नापते हुए काटते हुए इधर आएंगे और फिर इस पर रखेंगे और इसको भी काटेंगे। तो ये मेरा काटने से एक नया बिंदु मिल गया है, नया बिंदु, और वो Z से जाती हुई रेख खींचेंगे और वो रेख इसके समांतर होनी चाहिए। तो ये नाम क्या आएगा, YZ तो आ चुका है, बचा क्या है X। तो XYZ ये त्रिभुज और PYQ त्रिभुज हमारा बन चुका है। ये सर्वांग कोण परफेक्ट हमारा बन गया है। ये यहाँ का सर्वांग कोण बन चुका है। तो इस तरह से सर्वांग कोण का भी निशान लगाना है। डायग्राम बनाते समय बार बार बोल रही हूँ, ध्यान दो, ये दोनों रेख समांतर आने चाहिए।
बहुतों के समांतर नहीं आ रहे हैं। अगर ये समांतर नहीं आएंगे फेयर डायग्राम में तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ 1 नंबर त्रिभुज बनाने में ये यहाँ का हमारा किरणों पर ये सर्वांग समचाप दिखाने पर 1 नंबर मिलता है और आधा आधा नंबर ये समांतर रेख सर्वांग समकोणों की रचना विधि द्वारा बनाने पर मिलता है। इस तरह से ये 3 मार्क्स मिलते हैं। तो आप लोग ये बार बार प्रैक्टिस करोगे तो अच्छी तरह से ये रचना बना सकते हो, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने वाला है। और लिखते समय सारे नाम आने चाहिए, सारे माप आने चाहिए, एक भी नहीं छूटना चाहिए, तभी आपको इस डायग्राम में फुल मार्क्स मिलते हैं। तो इसलिए अच्छे से समझकर ध्यान से प्रैक्टिस करो।